हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने 2 चैप्टर तो कर लिए थे घटनाचार के। आज से तीसरा चैप्टर करेंगे यूपी स्पेशल का करंट में। तीसरा चैप्टर तो आर्थिक परिदृश्य है, बट उसका मैंने अभी सिनॉप्सिस नहीं बना पाया। यूपी स्पेशल का बना लिया था, तो अभी इसी को चैप्टर 3 मान के पढ़ लीजिए। उसको हम लोग चैप्टर 4 बना लेंगे। चैप्टर 2 में हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर की 2-4 बातें छूटी हुई थी, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर इसके बाद यूपी स्पेशल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। आइए लोकतंत्र सूचकांक करते हैं। अभी हम लोगों ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट पढ़ा था, इससे कंफ्यूज मत होना। ये चीज़ अलग है और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक इंडेक्स अलग है। रिपोर्ट अलग है, इंडेक्स अलग है। मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये डेमोक्रेसी रिपोर्ट। इसको रिलीज कौन कर रहा? गुथेनबर्ग संस्थान कर रहा। स्वीडन की एक संस्था है। इनके पैरामीटर अलग हैं। जो अभी हम लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स पढ़ेंगे, ये चीज़ अलग है। इसको रिलीज करने वाली संस्था कौन है? देखिए, अलग है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे इंडेक्स ये बनाती है, जारी करती है। ब्रिटेन में ये संस्था है। एक बार ये भी पूछा है कि यह है कहाँ पर, ब्रिटेन भी याद रखें। ये डेमोक्रेटिक रिपोर्ट है स्वीडन के द्वारा, और ये डेमोक्रेटिक इंडेक्स है ब्रिटेन के द्वारा। इन्होंने भी इस इंडेक्स को 4 कैटेगरी में बांटा: फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड और अथॉरिटेरियन रेजिम। पिछली बार में इस इंडेक्स ने इंडिया को दोषपूर्ण लोकतंत्र में डाला था, फ्लॉट डेमोक्रेसी बताया था। इस बार भी यही स्थिति है, दोषपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में डाला है भारत को। ठीक है, तो कैटेगरी तो वही है, लेकिन रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ। 46 2021 में, पहले 53 थी। ये चीज़ याद रखना। देखिए, हम लोग बहुत सारे इंडेक्स पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारी रैंक याद करना आसान नहीं हो पाता है। तो एग्जामिनर भी सोचता है कि हम रैंक पे ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ के कोडिंग पे क्वेश्चन बनाएं। तो वो कोडिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में इस रिपोर्ट के द्वारा फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम लोगों को लाया गया। 4 कैटेगरी में कुछ भी डाल देगा। एक स्टेटमेंट ऐसे लिख सकता है कि रैंक में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, गिरावट हुई है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखा है 7 प्लेसेस का। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन पूछने लगा है, तो ध्यान रखा करें। ठीक है, रैंक 46, कैटेगरी फ्लॉट डेमोक्रेसी यानी दोषपूर्ण लोकतंत्र। ये चीज़ें हम लोग को याद रखना है। पहली स्थिति नॉर्वे की है। ये सब अब क्वेश्चन पूछता नहीं इस तरीके से, फिर भी इग्नोर नहीं करना है। और सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। लोकतंत्र की यहाँ पे तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। चलिए, पड़ोसी देशों में क्या स्थिति है हमारी? पड़ोसी देशों में वेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 46, इसके बाद श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब देखते रहना। चलिए, CCPI इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI के नाम से हम लोग पढ़ते रहते हैं। एक इंडेक्स हम लोग इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी पढ़ते हैं। CCPI इंडेक्स से पूरे चांस हैं कि क्वेश्चन कोडिंग में पूछे, क्योंकि रैंक 1st, 2nd, 3rd पे कोई भी नहीं है। कोई भी कंट्री इस पैरामीटर को पूरा नहीं कर पाया है। CCPI की जो रैंकिंग बनी है वो 4th प्लेस से बनी है, 4थी रैंक से बनी है। किस पैरामीटर्स पे ये बनाते हैं इंडेक्स? ग्रीन हाउस गैसेस, रिन्यूएबल एनर्जीज, आपके यहाँ ऊर्जा का उपयोग कैसा है, क्लाइमेट पॉलिसी। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हम लोगों ने ऊपर देखा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है लास्ट रैंक, जो हम लोग कभी नहीं सोचते हैं, ऑस्ट्रेलिया का है। चारों कैटेगरी में पुअर परफॉर्मेंस रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, रिलीज कौन करता है इस रिपोर्ट को? जर्मन वॉच और एक संस्था कैन है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। हो जाएगा। चलिए, COP26 ग्लासगो अभी हम लोग पढ़े थे। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बोलते हैं इसको। आयोजन कहाँ पे हुआ? ग्लासगो में हुआ। चेयरमैनशिप किसने की? इनका नाम याद रखना है, आलोक शर्मा जी ने की। चूँकि भारतीय मूल के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिनिस्टर हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और यहाँ पे क्या बातें हुई हैं? कोयले के उपयोग में कमी करना है, ग्रीन हाउस गैसेस में कमी करना है, वही सब बातें जो हमेशा होती रहती हैं। COP26 देखा। COP27 प्रस्तावित है, इजिप्ट में होगा, मिस्र में होगा अक्टूबर 2022 में। और COP28 संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। 27 वाली याद रखें। COP26 में मोदी जी ने क्या बोला, ये तो हम लोगों को सीखना ही है। मोदी साहब ने भी ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमित करने के लिए कहा। पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि पंचामृत रणनीति के अंतर्गत क्या क्या है, या फिर किससे संबंधित है। पंचामृत से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे 5 टारगेट मोदी जी ने बताए हैं। और ये पंचामृत रणनीति हमारे लिए है, भारत के लिए है। भारत काम करेगा इस 5 पॉइंट पे। और इस रणनीति की 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है, 0 कार्बन एमिशन। पूछा जा सकता है कि पंचामृत रणनीति के अनुसार 0 कार्बन एमिशन का टारगेट क्या है? 2070 याद रखें। 2030 तक 50% पार्टिसिपेशन करना है नवीकरणीय ऊर्जा का। एमिशन के टारगेट दिए गए 45% तक कम करना है। 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन 2030 तक कम करना है। ये सब पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोडक्शन करेंगे 2030 तक। ये पंचामृत रणनीति के अनुसार।
बाकी जो हमारा घरेलू टारगेट है वो तो हम लोगों को जानना ही है, 450 गीगावाट का है, जिसमें से हम लोगों ने सिर्फ सोलर का कितना पढ़ा था, जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए G20 समिट, इसको हम लोगों ने देखा था 2023 होस्ट करेगा भारत। अभी जो रिसेंट समिट हुई है वो इटली में हुई है, रोम में। पीपल प्लानट प्रॉस्पेरिटी किस समिट की थीम है, G20 माइंड में रहे। पीएम मोदी स्पीच इन G20, यहाँ पे भी देख लीजिए। आपने देखा होगा हर एक मंचों पे मोदी जी हर एक चीज़ को एक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, ये सब चीज़ें इसी से गमन हो रही हैं। वन प्लानट वन हेल्थ, क्वेश्चन पूछ लेगा एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य किस समिट में पीएम मोदी द्वारा बोला गया, G20 में। G20 में स्वास्थ्य पे फोकस किया गया है, ऐसे थोड़ी ना हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोले जाते हैं। चलिए, टाइम्स हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय की रैंकिंग, दा के नाम से आती है रिपोर्ट। अटल रैंकिंग याद आ रही है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, IIT मद्रास, लेकिन यहाँ पे टाइम्स के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको IISc बेंगलोर दिखेगा फर्स्ट पोजीशन पे। ये इंडिया का है। इंडिया के 4 संस्थानों को चुना गया है टॉप 200 में। नंबर में 4 याद रखना, ये भले ही 4 याद ना हो, पहले को याद रखना है। और इस रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, USA। दूसरा स्थान है MIT का। आगे चलें, आइए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, डे बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताइए कि टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसको 6 रोग भी बोलते हैं। बैक्टीरियल है या फिर वायरल है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। WHO के द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टीबी डे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टीबी को तपेदिक के नाम से भी जानते हैं। WHO की इस रिपोर्ट में जो फैक्ट आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई टीबी रोगियों की, ये सुपर इम्प्रूवमेंट है हमारे देश का। 41% एग्जैक्ट याद रखना है। दुनिया में सबसे अधिक कमी करने वाला देश भारत। दुनिया भर में 15 लाख लोग मर गए टीबी से 2020 में, जिसमें से 5 लाख लोग भारत में मरे हैं। लेकिन यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी ध्यान रखना है। थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम तो नहीं पूछने वाला, क्योंकि इस बार की थीम में नाम ही लिखा है टीबी, इन्वेस्ट टू एंड टीबी, तो बता दोगे हर कोई। 2021 की इम्पोर्टेंट है, इसको पूछा भी जा चुका है। द क्लॉक इज़ टिकिंग, ध्यान रखना है 2021 की है, 22 की नहीं। विश्व की पहली ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस ट्रेन जर्मनी में चलाएगी, इम्पोर्टेंट है। हम लोगों का कवच प्रणाली याद आ रही है? कवच प्रणाली किसके लिए थी? एक्सीडेंट को रोकने के लिए, ट्रेन्स की। चलिए, रूल्स ऑफ लॉ इंडेक्स में क्या बताया गया है? अब दुनिया भर के इंडेक्स हमारी डेमोक्रेसी को फ्लॉड बता रहे हैं, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बता रहे हैं, तो इसमें भी रैंक कहाँ से अच्छी होगी? भारत की रैंक 79 है। वेनेजुएला में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए सबसे अंतिम में है। फर्स्ट पोजीशन पर डेनमार्क है, ये कभी नहीं पूछेगा। इसको देख लीजिए, बैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया 2021 के लिए, लेकिन इसको ध्यान रखना है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार बैक्स का शॉर्ट नेम है वैक्सीन का। बैक्स शब्द को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इंटरनेट पे। ठीक है, यहाँ तक तो जो छूटा हुआ था वो हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ से यूपी स्पेशल कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हनी प्रोसेसिंग बैन। गाजियाबाद में उद्घाटन हुआ है, इस गांव का नाम याद रखना, सिरौरा। यहाँ पे आप टॉपिक का नाम पढ़िए, हनी प्रोसेसिंग वैन, यानी इसी व्हीकल में ये प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है। आप लोगों ने वॉल्वो बस देखा होगा, वॉल्वो बस की तरह लंबाई है इस वैन की। इसी गाड़ी के ही अंदर प्रोसेसिंग यूनिट है, लेबोरेटरीज़ हैं। अब किसानों को दूर शहर प्रोसेसिंग सेंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे किसान जो मधुमक्खी का पालन करते हैं, बी कीपर्स होते हैं। अब किसानों को किसी भी प्रोसेसिंग सेंटर पर नहीं जाना है, ये प्रोसेसिंग वैन खुद किसान के पास जाएगी, बी कीपर्स के घर पे ही जाएगी। तो ठीक है, गाजियाबाद याद रखना। और इसमें क्या है, मीठी क्रांति या स्वीट रेवोल्यूशन, ये हनी से संबंधित है। इस गाड़ी को KBIC ने बनाया है, KBIC यानी खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने। KBIC के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोडिंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह की बॉडी है, तो आपको पता होना चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक बॉडी है। और स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती हैं जो संसद के एक्ट के द्वारा बनती हैं, अधिनियम के द्वारा बनती हैं। KBIC माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, जिसको हम लोग MSME के नाम से पढ़ते रहते हैं। चलिए, आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में टोटल वेटलैंड्स कितने हैं? 49, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 49 वेटलैंड्स में 10 यूपी से हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि यूपी में कौन कौन से वेटलैंड्स जोड़े गए हैं अभी हाल ही में। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, संत कबीर नगर, वेरी इंपॉर्टेंट। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत का 49वां रामसर साइट है, यानी जो आपने टोटल 49 देखे थे, लास्ट बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य से पहले हैदरापुर आर्द्रभूमि को जोड़ा गया था। ये है कहाँ पे? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है।
बिजनौर और मुजफ्फरनगर की बॉर्डर पे है। यह भारत का 47वां वेटलैंड है, ठीक है। और यहाँ पे एक खास बात आपको याद रखनी है, ये मानव निर्मित वेटलैंड है। 4 ऑप्शन बना के दे देगा और पूछ लेगा कौन सा मानव निर्मित है। यहाँ पे आपने 3 आर्द्र भूमियाँ देख ली। 47वीं कौन सी है? हैदरपुर। 48 भी जान लीजिए, खिजाड़िया वन्यजीव गुजरात। खिजाड़िया वन्यजीव को और बखीरा को एक साथ अनाउंस किया गया था। और 49 तो जान ही रहे हैं, बखीरा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। हाँ, इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है। रामसर कन्वेंशन के बारे में जानती हैं? अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, 1971 में अपनाया गया था। ईरान की जगह है रामसर। अडॉप्ट करने की जो डेट थी वो 2 फरवरी 1971 थी, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। अगर पूछा जाए कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा आर्द्रभूमियाँ कहाँ पे हैं, तो भारत में याद रखना। 49 हम लोगों ने टोटल पढ़ा, जिसमें से 10 यूपी में है, ये भी हम लोगों ने सीखा। और ये 10 कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर रायबरेली, समन पक्षी मैनपुरी, पार्वतीय रंगा गोंडा। ये सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछे गए हैं, सेपरेट करके भी पूछ सकता है। और अब तो वेटलैंड का दर्जा मिल गया तो अब तो और इम्पोर्टेंट हो गए। सर से इटावा, सूर सरोवर को कीठम झील भी पूछते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कीठम झील को और किस नाम से जानते हैं। सूर सरोवर आगरा, नमा है हैदरपुर और लास्ट है बखीरा। इन दोनों की जगह याद रखना। अभी तो फिलहाल ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैदरपुर बिजनौर मुजफ्फरनगर की बॉर्डर पे है और बखीरा संत कबीर नगर। चलिए, और क्या है, बी निर्माण केंद्र लखनऊ में खुलने जा रहा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी और इसको अपग्रेड भी किया जा रहा। अभी तक हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल पढ़ते थे, अपग्रेड किया जा रहा है सुपरसोनिक में। हाइपरसोनिक लेस देन 5 मैक और सुपरसोनिक ग्रेटर देन 5 मैक। चलिए नेक्स्ट कीजिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के कंप्लीट हो गया। एक समय शिलान्यास किया गया होगा, अब उद्घाटन भी हो गया है। जैसे ही उद्घाटन हुआ तो हम लोग को नई जानकारी सीखनी पड़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। लेंथ कितनी है? सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको रटना है, याद करना है। 341 किलोमीटर। एक्सप्रेसवे तो हम लोग बहुत सारे पढ़ते हैं, यमुना भी पढ़ते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे भी पढ़ते हैं, और गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ होता तब देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेस को कभी नहीं मिल पाता। खैर कोई बात नहीं, अभी तो कम से कम दर्जा मिला हुआ है। उद्घाटन सुल्तानपुर में किया गया और इस एक्सप्रेसवे पर सुपर हरक्यूलिस प्लेन ने लैंड भी किया। इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतारा गया था, आप लोगों को पता होगा। इस प्लेन का नाम भी याद रखना है, सुपर हरक्यूलिस। गंगा एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, इसकी लेंथ 594 है, लेकिन अभी बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन भी ऑनगोइंग है और इसकी लेंथ तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 4 गुनी है, 1350 किलोमीटर। अगर ये बन जाएगा तो ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। कुछ रेलवे स्टेशन के नाम भी चेंज हुए हैं, उनको देख लीजिए जल्दी जल्दी से। मुगलसराय स्टेशन का पहले ही चेंज हो गया था, दीनदयाल उपाध्याय। हबीबगंज स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन। खैर ये यूपी का स्टेशन नहीं है, भोपाल का स्टेशन है। अभी जो रिसेंटली नाम चेंज हुआ है वो झांसी रेलवे स्टेशन का हुआ है, वीरांगना लक्ष्मीबाई नया नाम है। पिछले साल दांदूपुर रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला था, माँ बाराही देवी। दांदूपुर रेलवे स्टेशन लखनऊ बनारस रूट पर है। जीआई टैग मिला अभी रटोल आम को, बागपत में उत्पादन होता है। ये जीआई टैग देता कौन है? भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई में है, ये प्रोवाइड करती है। और ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेटअप हुआ है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1999। रटोल आम की विशेषता क्या है? यह विशेष सुगंध और स्वाद वाला आम है। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी आधारशिला कहाँ रखी गई है? सरधना कस्बा में, मेरठ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश को भी पहला स्थान मिला है जल संरक्षण में, वाटर कंजर्वेशन में। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का भी नाम बदल गया, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। चलिए, रेवेन्यू विलेज की भी घोषणा की गई है। 4 गाँव को रेवेन्यू विलेज का दर्जा दिया गया है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन में भूटान दे देगा, बांग्लादेश दे देगा, या फिर एक्सट्रीम ईस्ट की साइड में म्यांमार दे देगा। चलिए, ये 4 नंबर भी याद रखें। आगे क्या है? यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया?
लखनऊ में किया गया था। लीड्स इंडेक्स में यूपी का 6वां स्थान है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनावत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश के बजट में 9 मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात की गई थी, तो ये 9 नंबर याद रखें। आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम अभी आपने चेंज देखा, उसी तरह सहारनपुर विश्वविद्यालय का भी नाम बदला गया, माँ शकुम्भरी विश्वविद्यालय। इकाना स्टेडियम कहाँ पे है? लखनऊ में है। योगी जी ने यहाँ पे शपथ ली थी। और यहाँ पे क्या है? नदी पशुपालन कार्यक्रम कहाँ पे शुरुआत की जा रही है? उत्तर प्रदेश में शुरुआत की जा रही है, ब्रजघाट से। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की जा रही है। भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना नोएडा में की जा रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके चलिए इसको, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। नोएडा ऑप्शन में जीबी नगर रहेगा, ग्रेटर नोएडा रहेगा। ठीक है, इतनी बात हुई यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये तो हम लोगों ने देखा भी मेरठ में। उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स की स्थापना की जाएगी? 7 की जाएगी। ये 7 याद रखें। इस 7 नंबर से और कुछ याद आ रहा? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसको तो अब डिसॉल्व कर दिया गया और इसकी जगह अब 7 PSUs कंपनी खोली गई हैं। वाराणसी में क्या हुआ? वाराणसी रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला देश का पहला जिला है। रोपवे समझ रहे हैं ना? इतनी बातें उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कर लिए। चौथा चैप्टर हम लोग आर्थिक परिदृश्य करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। आप लोग रिवाइज करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।